सो हम लोग बायोकेमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट किए थे और उसमें पहले लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट किए थे पढ़ाना। एंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ लॉ जो है, यानी जो थर्ड लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, दैट वो आप देख लेना। मैं एक छोटा सा क्लास ले लूंगा उसका, ओके। और कुछ मैंने बायोकेमिस्ट्री का स्पेशल क्लास जो लिया है उसमें आपको ये मिल जाएगा टॉपिक, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी। वहीं वहां पर मैंने सारा एक्सप्लेन किया, गिब्स फ्री एनर्जी एंट्रोपी से, फिर रेट ऑफ रिएक्शन से क्या उसका संबंध है, ओके। तो आप वीडियो देख लेना। अभी हम लोग जो है सिलेबस का थर्ड पॉइंट जो है यूनिट 1 का ऑलमोस्ट दैट इज कवर्ड। एक फोर्थ लॉ जो है यानी थर्मोडायनेमिक्स का, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, ठीक है, पार्ट यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर particles will stop oscillating. They will gain a perfect crystalline structure. यही कर रहा आवाज सर ब्रेक हो रहा है सर। यही कह रहा फोर्थ लॉ, ओके। एंड आवाज क्लियर है? नहीं सर, ब्रेक हो रहा है आवाज। सबको ब्रेक हो रहा है क्या आप लोगों में? हेलो, ठीक ठीक है। बाकी यस सर, क्लियर नहीं आ रहा। क्लियर नहीं आ रहा आवाज? क्लियर नहीं। क्या करें फिर? अभी क्लियर है मेरी आवाज? ठीक है सर। ओके, कंटिन्यू करते हैं, बाद में यस सर। रिकॉर्डेड देख लेना क्योंकि अब टाइम कम है, हम लोगों को कोर्स भी खत्म करना है। रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड में आवाज क्लियर रहेगा, ओके। और कुछ अगर क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। तो सिलेबस अगर आप देखेंगे तो दिस इज यूनिट 3 का थर्ड पॉइंट है, यूनिट 1 का थर्ड बुलेट, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो आपको पता ही है माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर है। What is the location of mitochondria? It is present inside the cell in the cytoplasm, not inside the nucleus. Nucleus is a separate organelle. Mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, these are different organelles. So mitochondria is inside the cytoplasm and it's an organelle. So mitochondria का structure ऐसा है, there is an outer membrane and there is one inner membrane. Okay, inner membrane is highly folded, outer membrane is not folded, and the space between the inner membrane and outer membrane, is this picture clear to you? Yes sir. Yes sir. If you see this, now focus here, position of mitochondria is this location inside the cell in the cytoplasm in eukaryotes. So there is one outer membrane and there is one inner membrane. Inner membrane is highly folded, okay, and the space which is bordered by inner membrane, okay, that space is called mitochondrial matrix, and this space is called inter mitochondrial membrane space, ठीक है। and this space is the inner या इसको सीधे मैट्रिक्स बोलते हैं, मैट्रिक्स। so these two are different environments, these two are different environment, that's why there is the presence of one membrane. ये दोनों एनवायरमेंट को इसने सेपरेट कर दिया। अब देखिए होता क्या है। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ बीच में आपको लगेगा कि इंसर्ट किया हुआ है, लेकिन हम पढ़े थे यूनिट 1 का क्या है आपका टॉपिक, बायो एनर्जेटिक्स, ओके। एक सेकेंड, सिलेबस में निकाल लेता हूं। अच्छा छोड़ो, खोजेंगे सिलेबस। तो उसी में है ये आगे कैसे एनर्जी जो है
हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाता है, एंड देन वी हार्वेस्ट द एनर्जी इन बिटवीन द हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी के बीच में वी हार्वेस्ट द एनर्जी, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है दैट इज ऑक्सीजन। तो ये पहले आप समझिए कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो इसका जो स्टार्ट कहां से होगा, ओके, सबस्ट्रेट क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स जो है आपके नाम ही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो इलेक्ट्रॉन विल ट्रांसपोर्ट इन ए मैनर हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, यानी जो एक्सेप्टर है वह उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन is a series of protein complexes. In electron transport chain, a series of protein complexes are there that transfer electrons from electron donors to electron acceptors, okay, via redox reactions, यानी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है साथ ही साथ, simultaneously, and couples this electron transfer with the transfer of protons across the membrane. आपका प्रोटॉन जो है इस चक्कर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इलेक्ट्रॉन्स जो है, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसफर्ड टू ऑक्सीजन, और उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाता है। लेकिन इस ट्रांसफर की वजह से दिस ट्रांसफर इज एन एक्सर्गोनिक प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज जो एक्सेप्टर है उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसीलिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से डोनर से, दैट इज ए फेवरेबल रिएक्शन। सो उसका जो है देयर इज डेल्टा जी जो है उसका निगेटिव है। ये कॉम्प्लेक्स कोई आसान कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसलिए नाम इनका कॉम्प्लेक्स है। अभी आगे हम दिखाएंगे फोटो में, अभी ओवरव्यू बता रहे हैं आपको हो क्या रहा है, नहीं तो अगर डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स में घुस जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो कॉम्प्लेक्स भी, कहने का मतलब जो कॉम्प्लेक्स है वो भी एक बड़ा कॉम्प्लेक्स है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4 नाम उसका दिया गया, और उसके अंदर बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है, आयरन सल्फर सेंटर्स है किसी कॉम्प्लेक्स में, एंड वी विल सी सब्सिक्वेंटली आगे क्या क्या है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे कॉम्प्लेक्स में जा रहा है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन्स जब जब एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, इसका मतलब क्या, कॉम्प्लेक्स 1 से जब कॉम्प्लेक्स 2 में इलेक्ट्रॉन गया तो कॉम्प्लेक्स 1 जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया, एंड कॉम्प्लेक्स 2 इज रिड्यूस्ड। नाउ यहां पर हम आपको करेक्ट करना चाहेंगे, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 नहीं जाता है, हम जस्ट आपको समझाने के लिए एनालॉजी दिए। कॉम्प्लेक्स 2 इज डिफरेंट, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 जाता है। आप यहां पर ऐसे समझ, कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 3 में गया तो कॉम्प्लेक्स 3 इज रिड्यूस्ड एंड कॉम्प्लेक्स 1 इज ऑक्सीडाइज। अब कॉम्प्लेक्स 3 से जब कॉम्प्लेक्स 4 में गया तो देन कॉम्प्लेक्स 3 इज ऑक्सीडाइज एंड कॉम्प्लेक्स 4 इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइग्रेट किया, इस चक्कर में क्या होता है, ये तीनों कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4 आर प्रोटॉन पंप्स आल्सो। चूंकि प्रोटॉन जो है, अब क्या होता है कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से प्रोटॉन जो है पंप करके, एनर्जी खर्च करके उसको इस स्पेस में, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस में डाल दिया जाता है, पंप कर दिया गया अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो दिस इज एन एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, एंड दैट रिएक्शन इन विच electron is getting transferred from one complex to another complex, a redox reaction is happening because the acceptor is more electronegative, so delta G is negative,
So the energy obtained from this transfer of the electron is utilized in the form of utilized in pumping the protons from matrix to the intermitochondrial space, intermitochondrial membrane space. समझ में आ रही बात आपको? हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम कैसे किया गया, यही तो यूकैरियोट का इवोल्यूशन प्रोकैरियोट से होने में कितना टाइम लग गया, इसी वजह से कि मतलब प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट से लेके अभी तक जो ह्यूमंस तक इवोल्यूशन का जितना टाइम है उतना ही टाइम प्रोकैरियोट से यूकैरियोट में है। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, अच्छा पहले ये बता देते हैं हो क्या रहा है, देन सवाल पर आएंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, और इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, और वही कॉम्प्लेक्स जो है फिर प्रोटॉन पंप का भी काम करता है, यानी एनर्जी जो रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट से, दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड इन पंपिंग द प्रोटॉन्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वाटर मॉलिक्यूल तक आ गया, कॉम्प्लेक्स 4 में ऑक्सीजन के पास आ गया, रिजल्टिंग इनटू द प्रोडक्शन ऑफ वाटर। तो एज ए रिजल्ट ऑफ इच क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंत में हमको क्या मिला, अंत तो नहीं होता है, चल ही रहा है प्रोसेस, क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से, प्रोटॉन रिच दिस साइड एंड प्रोटॉन डेफिशिएंट मैट्रिक्स, और इसकी वजह से एक फिर एक आपका इलेक्ट्रो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज जनरेटेड, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से जनरेट हो गया, प्लस जो है दिस साइड है, यानी दिस स्पेस इज मोर पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस स्पेस इज नेगेटिवली चार्ज, सो एटीपी सिंथेज मॉलिक्यूल एक और होता है इसमें कॉम्प्लेक्स। ये जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है इसमें कई सारे कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस आर embedded in this, and many protein complexes are also embedded in this, and they work as the gatekeepers. And there are other types of protein complexes, they do not work as gatekeepers, but instead they participate in the electron transport chain like complex 1, 2, 3, and 4. And there is one enzyme name is ATP synthase, which utilize the protons, concentration of the protons which is present in the inner। किसी का कुछ मैसेज आया है, सॉरी सर मेरे फैमिली में डेथ हो गया, कौन है भैया? नेहा शर्मा। ओहो, ओके, गॉड ब्लेस, टेक केयर। अभी ये अभी तो बोल रही थी क्लास करेगी, अभी हुआ है क्या? ओके, ठीक है, मेरी आवाज आ रही है अब तक? हेलो, हाँ सर, आ रही है। समझ लो इसको बढ़िया से, बहुत बार पढ़े होगे 12th में भी, पहले की क्लास में भी, लेकिन नहीं समझ में आता होगा तो छोड़ देते होगे, छोड़ो इसको, क्या पढ़ेंगे, 5 नंबर छूटेगा तो छूटेगा, इसके बदले दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे, ये भी सोचते होगे, लेकिन ये प्रोसेस आपके बॉडी के अंदर हो रहा है। आप इसको समझिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो क्या कह रहे थे, ठीक है, साथ ही साथ मैट्रिक्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी है, दैट इज सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, मेनी कॉपीज कैन बी देयर। सवाल ये उठता है कि इसका सबस्ट्रेट कहां से आएगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है साइटोसोल में, और ग्लाइकोलाइसिस के एंड में आप क्या पाते हैं, NADH, ठीक है, 2 ATP भी मिला, वो तो ATP हो ही गया, अब ATP प्रोडक्शन और होगा,
तो अब यहाँ पर हमारा एक्टिव जो है कहाँ से एनर्जी ड्राइव होगा, इलेक्ट्रॉन जो निकला यहाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया इसमें, तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट। एक तो NADH सोर्स ऑफ, आप इतना जान लीजिए, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर reduced form of the oxidation reduction agents. What are those? NADH plus H plus, NADPH plus H plus, FADH2. Okay, these three are the source of those electrons. ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? In addition to this, there are 2-3 other types of also electron carriers present in the mitochondria that we will come across later. One is ubiquinone, जिसको हम क्विनोन भी बोलते हैं या शॉर्ट में क्यू लिख सकते हो आप, and second one is cytochrome, and there is one more, iron sulfur centers, iron sulfur proteins are also there. लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है ये क्या करते हैं, मजदूर टाइप के हैं, समझिए। ये एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन को ढोते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है, लिपिड है। तो एक लिपिड सॉल्युबल कंपोनेंट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को कैरी करे, एंड एक जो है वाटर सॉल्युबल कंपोनेंट होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करे। तो वाटर सॉल्युबल इज साइटोक्रोम C एंड लिपिड सॉल्युबल इज Q, यूबिक्विनोन। ये याद रखिएगा आप। अब देखिए, लेकिन सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक बार इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये Q और साइटोक्रोम C जो है उसको कॉम्प्लेक्सेस के बीच में ढो रहा है, लेकिन उस इलेक्ट्रॉन को देने वाला असली जो था वो कौन था, हालांकि उसके पास भी किसी और जगह से आया, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट का, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच reduced form of these oxidation reduction agents are formed, जैसे NADH plus H plus। तो NADH H plus से पहले फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स NADH जो है फिर रिड्यूस हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा NAD प्लस में, और प्रोटॉन्स जो है यानी H निकला उसका, एक प्रोटॉन वहां से आया H प्लस, एंड H प्लस पहले से था। दो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से लेकर के कॉम्प्लेक्स 1 जो है जिसका नाम है NADH डिहाइड्रोजिनेज भी, NADH डिहाइड्रोजिनेज। तो इलेक्ट्रॉन जो है फिर कॉम्प्लेक्स 1 में जाता है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ क्या हुआ, इसने जब रिड्यूस किया कॉम्प्लेक्स 1 को, तो कॉम्प्लेक्स 1 का एक कंपोनेंट है लिपिड सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर, जो अभी हम आपको बताएं Q जो है फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके QH2 बनता है, रिड्यूस फॉर्म, यानी क्यूनॉल भी बोलते हैं, शायद उसको चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। क्यूनॉल QH2, और फिर वो QH2 जो है कैरी करेगा और उसको कॉम्प्लेक्स 3 तक ले जाएगा। कॉम्प्लेक्स 3 विल देन रिड्यूस, फिर Q जो है वापिस आ जाएगा कॉम्प्लेक्स 1 के पास, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से साइटोक्रोम C कैरी करेगा एक्वस फेज में। तो इसके बीच में सेटलिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और कॉम्प्लेक्सेस आर एम्बेडेड इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। समझ में आ रही है बात आपको? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो आपका प्रॉब्लम क्या है? अब आप देखिए, प्रॉब्लम ये है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हो रहा है आपका साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, ठीक है। अब ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से जो प्रोड्यूस हो गया आपका NADH, लेकिन NADH का सोर्स कहाँ है, मेन सोर्स क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में भी प्रोड्यूस हो रहा है 2, और भी जो है 3 प्रोड्यूस हो रहा है क्रेब्स साइकिल में, और एक प्रोड्यूस हो रहा है NADH आपका क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस के बीच में जो लिंक है
जिसमें पायरुवेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू, मतलब कोएंजाइम ए जो है पायरुवेट के साथ अटैच होकर एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, एक CO2 वहां निकल गया। ठीक है, तो ये प्रोसेस हो रहा है कहां पर, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो हो रहा है साइटोसोल में। ठीक है, ये क्लियर है। अब ठीक है, वहां पर NADH प्रोड्यूस हो गया। अब पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा और उसके बाद कार्बोक्सिलिक क्रेब्स साइकिल होगा, TCA साइकिल। ये दोनों कहां पर होगा आप लोग बताइए, पढ़े हुए उतना बायोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। करेक्ट, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो अब आप सोचिए कि हमको क्या क्या चाहिए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर हमको पायरुवेट चाहिए, तो पायरुवेट आया साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आने के बाद पायरुवेट का देयर आर 2 फेज जो है, आप ये फिगर देखिए, दिख रहा है। पायरुवेट जो है क्या आया इसके थ्रू, MPC रहता है, ये MPC है माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट, C से है MPC, 1 सेक, ये ट्रांसपोर्टर है एक्चुअली पायरुवेट का, एंड माइटोकॉन्ड्रियल कैरियर MPC, माइटोकॉन्ड्रियल, और रिसेंटली डिस्कवर हुआ माइटोकॉन्ड्रियल पायरुवेट कैरियर। ये पायरुवेट को ग्लाइकोलाइसिस से चैनल कर दिया आपका माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन इज फ्रीली परमिएबल फॉर पायरुवेट, और पायरुवेट जो है यहां से अंदर आ गया माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में MPC के थ्रू। तो देन पायरुवेट का 2 फेट है, एक जो है आप या तो पायरुवेट डायरेक्ट ऑक्जेलो एसीटेट बन जाए, यानी पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से, हो सकता है ऑक्जेलो एसीटेट से अदर अमाइनो एसिड्स को प्रोड्यूस करने के यूज कर लिया गया। ऑक्जेलो एसीटेट जो है फिर किसे बाइंड करता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए से बाइंड करता है। ओके, तो अगर ऑक्जेलो एसीटेट कंज्यूम हो गया हो तो पायरुवेट उसको रिप्लेनिश कर देगा वाया दिस एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज PC, एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। ठीक है, वो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर ही एसिटाइल कोएंजाइम ये प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर इस रिएक्शन को देखना है, हम फोटो लगाए हैं, सी दिस, पायरुवेट जो है कोएंजाइम ए SH ग्रुप इसमें एक्सपोज्ड है, आपका सिस्टीन यहां पर है, एंड पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज इज प्रोड्यूसिंग, एक CO2 निकल गया, 3 कार्बन था, 2 कार्बन बचा एसिटाइल ग्रुप में, कोएंजाइम ए से एसिटाइल ग्रुप ऐड हो गया पायरुवेट का, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया। अब ऑक्जेलो एसीटेट, अब इसका 2 फेट है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से एक ATP खर्च करेगा, ओके, और वो ऑक्जेलो एसीटेट बन जाएगा पायरुवेट। तो और दूसरा ये है बिना कंज्यूम हुए, अगर कंज्यूम नहीं हो रहा है इसमें, तो पायरुवेट जो है विल गिव राइज टू साइट्रेट विथ कंबाइनिंग विथ ऑक्जेलो एसीटेट। तो साइट्रेट अगर बनेगा तो उस चक्कर में क्या होगा, एक CO2 निकल जाएगा यहां से। ठीक है, यहां भी एक CO2 निकला, एक CO2 यहां से चला गया, एंड देन 2 कार्बन कंपाउंड, ये साइट्रेट जो है 6 कार्बन है, देखो ब्लैक से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, and this is 4 carbon compound, and this pyruvate is 3 carbon compound, acetyl is 2 carbon compound, so this 2 carbon is added into this 4 carbon skeleton, now this is citrate। तो ये हो गया। तो अब अभी क्रेब्स साइकिल आपको नहीं पढ़ाने जाएंगे, अभी हमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ाना है। हम इसलिए बता रहे हैं ताकि एक आपको ओवरव्यू हो जाए कि हाँ यहां से आ रहा है, नहीं तो गैप हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हो रहा है, अब आप नोट कीजिए, एक तो NADH यहां प्रोड्यूस हो गया बाय द एंजाइम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, देन one more NADH is produced here by the enzyme isocitrate dehydrogenase, one more NADH is produced here alpha ketoglutarate dehydrogenase के द्वारा। तो यहां तक में सारा CO2 निकल गया,
ये 3 स्टेप में, यानी पायरुवेट के पास जो 3 कार्बन था, एक कार्बन यहां निकला, दूसरा कार्बन यहां निकला, यानी दूसरा बार NAD जब प्रोड्यूस हुआ। हर बार जब NAD, ये याद रखने में आसानी रहेगा, जब भी NADH प्रोड्यूस हुआ रिड्यूस फॉर्म, एक CO2 वहीं पर निकला है। तो ये पायरुवेट का तीनों कार्बन कंज्यूम खर्च हो गया यहां तक, और यहां पर आपका मिल गया एक NAD। क्रेब साइकिल तो इस सिर्फ गोल वाले को ही बोलते हैं, तो अगर क्रेब साइकिल का आउटपुट पूछा जाए तो 1, 2 और 3 हो गया यहाँ NADH, और एक FADH2। यहाँ पर Q और QH2 लिखा है, इससे आप कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये जो एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, दिस एंजाइम इज मेम्ब्रेन बाउंड, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर रहता है, एंड दिस एंजाइम इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पर डायरेक्टली जो है यूबिक्विनोन जो है रिड्यूस हो जाता है QH2, इसलिए इसको यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते थे, FAD is getting converted into FADH2 and then FADH2 is getting converted into FAD, लेकिन उस कपल्ड रिएक्शन में Q जो है KH2 हो गया, तो डायरेक्ट यहां लिख दिया Q से KH2। तो ये आप नोट कर लीजिए कि यहां से NAD का सोर्स है रिड्यूस्ड फॉर्म, एक प्रोटॉन भी है साथ में, यहां भी सोर्स है। तो क्रेब साइकिल में 3 आ गए NAD, और क्रेब साइकिल से ठीक पहले जो इंटरमीडिएट स्टेप था ग्लाइकोलाइसिस, और ये हो गया आपका 1। तो टोटल अब ऐड करोगे तो ग्लाइकोलाइसिस वाला एंड दिस 1 एंड दिस 3, तो ये आप ऐड करोगे लास्ट में। पहले अब आप देखिए क्या हो रहा है। इतना समझ में आया आप लोगों को? हेलो? Yes, sir. पायरुवेट आ रहा है, एसिटाइल कोएंजाइम में, एसिटाइल कोएंजाइम में भी ठीक है, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म से भी 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल ग्रुप कैन बी एडेड, और ये एज ए रिजल्ट ऑफ विच, यहाँ 2 CO2 लिखा है, ये गलत है, ये 3 CO2 होगा। नहीं, क्रेब साइकिल में 2 CO2 है एसिटाइल का, इसलिए 2 लिखा है। एक यहाँ पर भी ऐड कर दे, या इस फिगर में 3 CO2 लिखा है, क्योंकि इसने इसको भी इंक्लूड कर लिया, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स वाला। आप इतना समझ लो, 3 CO2 यहाँ निकल गया। अब गेन क्या हुआ? NADH FADH2, और एक GTP भी बनता है, वो बाद में फिर ATP बन जाएगा। तो ये तो गेन है। अब इतना तक क्लियर है आप लोगों को? अब जो है आपके पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में क्या क्या है, क्योंकि क्रेब साइकिल यहीं पर हो रहा है, तो ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है यहीं पर प्रोड्यूस हुए, और ग्लाइकोलाइसिस वाले रिड्यूसिंग एजेंट जो प्रोड्यूस हुए थे वो भी स्पेशल ट्रांसपोर्टर के द्वारा वो इंटरनलाइज कर लिए जाएंगे, ताकि उनका भी कंट्रीब्यूशन हो, और क्रेब साइकिल में जो बन रहा है वही बन रहा है। अब ये दिस विल एंटर, व्हाट दे विल डू, NADH जो है, ओके, पहले NADH पर फोकस कीजिए ठीक है। तो NADH जो है अब आपका, दिस इज कॉम्प्लेक्स 1। ये पिक्चर क्लियर है? देखो तो बढ़िया से, क्लियर है तो बोलो। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फोकस। Q जो है हम बताए थे आपको, क्या है? यूबिक्विनोन, इसका नाम है यूबिक्विनोन, या कोएंजाइम Q भी कहते हैं, और ये रिड्यूस्ड होने के बाद बनता है यूबिक्विनोल, यूबिक्विनोल, QH2 बोलते हैं उसको। NADH2 ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 1, NADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ये कोई सिंपल कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसमें 42 पॉलीपेप्टाइड्स हैं in this complex and इसका नाम दूसरा है, इसको अगर कहीं लिखा रहा NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडोरिडक्टेज,
So that also its name is complex 1 NADH dehydrogenase. And this is a large complex, large enzymatic complex, and this is composed of 42 different polypeptide chains. And तो इतना जानने की जरूरत नहीं है क्या क्या इसके अंदर है। इसमें FMN कंटेनिंग फ्लेवोप्रोटीन्स है। ओके, पहले वो एक्सेप्ट करता है NADH से इलेक्ट्रॉन, FMN containing proteins, and then there are 6 hydrogen sulfur 6 iron sulfur centers. तो 6 iron sulfur centers है in that protein, iron sulfur proteins, और then that accepts protein. उसके बाद आयरन सल्फर प्रोटीन से फिर लास्ट में Q एक्सेप्ट करता है, यूबिक्विनोन। तो ये NADH से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, ये सीधा येलो लाइन जो आपको दिख रहा है डायरेक्ट Q में, इस रास्ते में जो है FMN कंटेनिंग प्रोटीन, देन आयरन सल्फर सेंटर प्रोटीन्स, उसके बाद लास्ट में Q के पास आया। अब चूंकि Q एक तरह से मैसेंजर है यूबिक्विनोन, एंड Q इज लिपिड सॉल्युबल, इसीलिए बनाया इसको लिपिड सॉल्युबल रखा गया कि ये जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहेगा तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये मूव कर सकता है, एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तो नहीं ना जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये एक तरह से कंडक्शन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, कॉम्प्लेक्स भी मूव नहीं करेगा, तो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स तक इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, बीच में मैसेंजर है ये Q, ठीक है। Q, और चूंकि इसलिए Q को हाइड्रोफोबिक रखा गया, Q में गया आपका इलेक्ट्रॉन, एंड देन Q से फिर आपका कॉम्प्लेक्स 3 में जाता है, एंड दिस इज कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 क्रेब्स साइकिल का यही एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, मेम्ब्रेन से अटैच्ड है। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स 2 भी जो है FADH2 से रिड्यूस होकर FAD बना, और ये भी Q को ही रिड्यूस करता है, दोनों कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2। और यहां से इलेक्ट्रॉन लेके Q चला गया आपका कॉम्प्लेक्स 4 के पास, ठीक है, या कॉम्प्लेक्स 3 को भी देगा, कॉम्प्लेक्स 4 को भी देगा। यहां पर लगा हाइड्रोफोबिक एंड यहां पर हाइड्रोफिलिक कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये हम लोग थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे, पहले कॉम्प्लेक्स 1 को देखते हैं। तो और इस पूरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दिस होल कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो एक्टिंग एज द प्रोटोन पंप। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से Q को गया, एक NADH ऑक्सीडाइज होकर के, उस 2 इलेक्ट्रॉन के बदले में 4 इलेक्ट्रॉन पंप हो जाता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, सॉरी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया, फिर Q से इलेक्ट्रॉन गया कॉम्प्लेक्स 3 में, एंड कॉम्प्लेक्स 3 से ट्रांसफर होकर फिर साइटोक्रोम C में, यहां पर फिर some protons are added in the intermitochondrial space। ये तीनों प्रोटोन पंप है, कॉम्प्लेक्स 1, 3 एंड 4। कॉम्प्लेक्स 4 जो है लास्टली जो है ऑक्सीजन को प्रोटोन दे देता है, यहां से साइटोक्रोम C से आके लास्ट में प्रोटोन, और वो वाटर प्रोड्यूस हो जाता है इन द मैट्रिक्स। तो आप देखिए प्रोटोन इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे है, NADH जो मैट्रिक्स में था वहीं से निकला इलेक्ट्रॉन मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रेवल करते हुए Q में, Q तक पहुंचाने का काम कॉम्प्लेक्स 1 किया, कॉम्प्लेक्स 2 किया, Q में अपने आप NAD से NADH नहीं चला जाएगा, ओके। और ये Q तक जब पहुंचा तो कुछ वर्क हुआ, एक्सर्गोनिक था, वर्क हुआ, तो एंडरगोनिक जो प्रोसेस था कि प्रोटोन का पंपिंग, वो हो गया, ठीक है। एंड अब Q से जो है फिर आगे जा रहा है, तो इस चक्कर में बहुत सारे प्रोटोन पंप हो गए, सारे प्रोटोन पंप्स, और यहाँ एक ग्रेडियंट फॉर्म हो गया इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में प्रोटोन का। नाउ यूजिंग दिस ग्रेडियंट ATP सिंथेज एंजाइम जो है प्रोटोन को वापस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में भेज दिया, और इस ग्रेडियंट से जो एनर्जी
तो कि ये फेवरेबल हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव, ये इसलिए इसको बोला जाता है एन साइड ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। एन साइड लिखा हुआ रह जाए, लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि दैट इज मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। निगेटिव साइड है, निगेटिवली चार्ज हो गया ये, एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, तो इसको लिखा जाता है पी साइड, पी साइड ऑफ द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, पी साइड से। और एटीपी सिंथेज एंजाइम है, ये एटीपी सिंथेसाइज कर दिया इसके बदले में। इतना तक क्लियर है आपको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है ना? चलिए देखिए Sir, अब, first complex. हाँ बोलिए। Sir, first complex से second में क्यों नहीं जाता, third में ही क्यों चला जाता है? सेकेंड कॉम्प्लेक्स का अलग काम है, समझे? सेकेंड कॉम्प्लेक्स will receive electrons from this second complex is basically this enzyme succinate dehydrogenase. Okay, this will receive the electrons from succinate. Okay, this will or you can say this will receive the electrons from FADH2. Okay, these complexes are also enzyme. Complex 1 is also an enzyme. ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 का क्या नाम है? NAD, और एंजाइम का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होगा ना। कॉम्प्लेक्स 1 इज कॉल्ड एज NADH डिहाइड्रोजिनेज, तो दिस इसका सबस्ट्रेट हो गया NADH, एंड दिस इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। FADH2 को भी तो करना है, इससे भी, इसमें भी ना ये भी तो रिड्यूस्ड है, इसको भी ऑक्सीडाइज करके इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको भी हार्वेस्ट करना है, FADH2 से भी और NADH से भी, दोनों से करना है हमको। यस और नो? Yes. इसलिए एक अलग से इसका कॉम्प्लेक्स है FADH2 का, दैट इज कॉम्प्लेक्स 2। कॉम्प्लेक्स 2 इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, और कॉम्प्लेक्स 1 जो है, ठीक है, दैट इज NADH डिहाइड्रोजिनेज। वो NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Q को दे दिया, और ये भी FADH2 से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Q को दे दिया। ठीक है, Q जो है हाइड्रोफोबिक है, अब ये मूव करेगा लिपिड मेम्ब्रेन में, और वो बगल वाले कॉम्प्लेक्स 3 को पास ऑन कर देगा इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, ये थोड़ा सा और क्लियर हुआ साक्षी आपका क्वेश्चन, या कुछ और पूछना चाहते थे? No, sir. तो चूंकि सबस्ट्रेट अलग है इसलिए कॉम्प्लेक्स अलग है, एंजाइम अलग है। देखिए NADH जो है वो रिड्यूस हो रहा है, NAD ऑक्सीडाइज हो रहा है NAD प्लस में। ये स्ट्रक्चर है आपका कॉम्प्लेक्स 1 का, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, 42 पॉलीपेप्टाइड्स यूनिट्स है इसमें, एंड there is a FMN protein in this complex. First FMN containing फ्लेविन अलग ग्रुप है, आगे हम इसलिए हम चाह रहे थे एक्चुअली बेसिक बायोकेमिस्ट्री जो है पूरा एक बार लेनिंजर पढ़ाना जरूरी है, फिर ये अलग से हमको एक बताना पड़ेगा। सिर्फ अभी जान लो FMN जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एंड देन इट इज ट्रांसफरिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स टू आयरन सल्फर सेंटर्स और आयरन सल्फर प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द दीज प्रोटीन। बहुत सारा इसमें पेप्टाइड है। मैट्रिक्स साइड इज कॉल्ड एन साइड, ठीक है, एंड इंटरमेम्ब्रेन साइड इज कॉल्ड पी साइड, पॉजिटिव साइड एंड निगेटिव साइड। देन दिस 2 इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट में Q के पास चला गया, QH2 बन गया, और इस पूरा प्रक्रिया में, और ये और प्रोटॉन को ले लिया QH2 बनने में, ठीक है, और 4 प्रोटॉन निकल के चला गया इसमें, ये और ज्यादा निगेटिव हो गया, यानी इसमें +6 गायब हुआ और +4 ऊपर में गया, 2 जो है +2 यहीं पर गया QH2 के पास। और ये साइकिल है, फिर मेंटेन हो जाएगा आगे चल के। क्लियर है? ओके, यहां तक क्लियर है आपको? हेलो, अब आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. आवाज आ रही है। ओके,
ठीक है। यस सर। अब शाम को हम लोग कॉम्प्लेक्स 3-4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, शाम को भी आपकी क्लास होगी। ओके, हम लोग कर लेंगे शाम को, ठीक है। आवाज नहीं आ रहा सर, ब्रेक हो रहा है। हाँ, इसीलिए हम कर शाम को, हम भी तुम लोग की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सो वी विल डू ऑन इन इवनिंग 6, और आज जो रमजान खत्म हो गया, 6 बजे क्लास होगा आपका। एम आई क्लियर? नहीं आ रही आवाज? ओके, चलो मैं ग्रुप में बताता हूँ।